चलो कमेंट्स बंद, कमेंट्स बंद कर दो, अब क्लास पे ध्यान दो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेबलाइजेशन। ठीक, स्टेबलाइजेशन किसका है ना, जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है हमारा वो स्टेबलाइज रहे, उसमें वेरिएशन ना आए टाइम के साथ, ये हम लोग चाहते हैं। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पे हमारा एम्पलीफिकेशन का जो फैक्टर है वो 50 है और अगले ही मिनट वो फैक्टर चेंज होके 60 या 70 हो गया। ठीक है, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो स्टेबिलिटी है उसको फर्क किन चीज़ों का पड़ता है ना। जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, बेसिकली स्टेबिलिटी मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। इस पे किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखेंगे। पहला पॉइंट तो इसमें हो जाना चाहिए, पहला हो जाएगा इनहेरेंट वेरिएशन। ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बेसिकली है क्या, उसको हम डिजाइन कर रहे हैं फैक्ट्री में। ठीक है, वो लार्ज स्केल पे डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, के नाम रहते हैं। ठीक, तो पहला फैक्टर हो गया इनहेरेंट फैक्टर, इनहेरेंट फैक्टर्स। ठीक है, वो अलग अलग आईसी की तरह से बन के आते हैं। ठीक, आईसी चिप्स जो होती हैं इस तरह उसमें बन के आते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक, तो डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी, ठीक है, कहाँ पर बना है, जिस टाइम बन रहा था उस टाइम एनवायरमेंट फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। ठीक, अब जैसे टिपिकल जो ट्रांजिस्टर नाम रहता है 2N। ठीक, ये किसी एक टाइप का होगा या पीएनपी होगा, ये उसकी चिप का एक नाम है। ठीक है, हमारे सिस्टम्स हैं उनकी चिप्स का अलग अलग नाम रहता है, जो आईसी बन के आती है किया जाता है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल ट्रांजिस्टर की आईसी का नाम होता है। अब अगर सेम तरह की आईसी कोई दूसरी है मेरे पास, ठीक है, फैक्टर है हमारा बीटा फैक्टर। बीटा क्या हो, फर्स्ट क्लास दिया गया था। ठीक है, तो हो सकता है तरह की आप लेके आओगे तो उसके लिए बीटा हो सकता है 100 हो, तो बनाने वाली भी ना हो, मार्क करके चल रही 50, लेकिन इनहेरेंटली वो कितना है, 100 है। ठीक है, तो ये सारे इनहेरेंट फैक्टर्स हो गए, समझ में आया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से पैदा हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। तो इसको कोई भी दो ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ऐसा समझ, देखने में एक जैसे लगे लेकिन उनका बीटा फैक्टर डिफरेंट होगा, ऑब्वियस। ठीक है, दूसरा फैक्टर होगा है किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए, है ना, क्योंकि सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस सब कुछ टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। ठीक है, किस तरह से होती है अफेक्ट, फॉरवर्ड में हो चाहे रिवर्स में हो, करंट इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ना, और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर और फॉरवर्ड करंट दोनों ही। ये अलग बात है कि रिवर्स करंट थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज होती है और फॉरवर्ड करंट थोड़ी सी कम इंक्रीज होती है, लेकिन इंक्रीज दोनों। रिवर्स करंट जो माइनॉरिटी करंट है यही है ना, कैरियर टू बेस व्हेन एमीटर इज ओपन।
वॉइस कट हो रही है? सबके लिए कट हो रही है क्या? नो। करण बेटा, आप रीज्वाइन कर लो क्लास को। जिसकी भी वॉइस कट हो रही है वो क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर ले। अगर वॉइस कट हो क्लास को रीज्वाइन कर लो। ठीक है। हुआ ठीक? पढ़ा बेटा करण? ठीक है, चलो। तो टेम्परेचर की बात हम लोग कर रहे थे, है ना? तो टेम्परेचर से सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा आईसीबीओ। ठीक है। लेकिन आईसीबीओ की वजह से क्या वो कहाँ तक जाएगा? आईसी तक जाएगा। क्योंकि आईसी इक्वल टू क्या है? प्लस प्लस वन। ठीक है ना? तो जो भी आएगा वो जाके कैरी फॉरवर्ड कहाँ तक हो जाएगा? आईसी तक। अब देखो इसकी वजह से होगा क्या। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंस जो इसकी है आईसीबीओ की, इसकी बात 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है, उसमें क्या हो जाता है? ये डबल हो जाता है आईसीबीओ। आईसीबीओ डबल। ठीक है, जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ये डबल हो जाएगा पिछली वैल्यू का। ठीक। तो इसकी है आईसीबी वजह से। ठीक। और होता है। ठीक। शिफ्ट होने लगता है ऊपर की तरफ। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर टेम्परेचर जो रेज होने से पहले ऐसा था, तो बात कैसा हो जाता है? कुछ इस तरह का। ठीक है। की तरफ इंक्रीज हो गए। पहले ठीक है, इसको मैंने अगर क्यू पॉइंट माना हुआ था यहाँ पर, क्यू प्राइम। ठीक है। क्यू पॉइंट वेरी कर गया ऊपर की तरफ। समझ में आया? ठीक है। सो दिस वे इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है ना? इसकी वजह से दूसरा फैक्टर चेंज होने से होगा क्या? जंक्शन होता है कलेक्टर बेस का। इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर ऑफ सीबी जंक्शन इंक्रीजेस। ठीक है। ये जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? क्योंकि आईसी इंक्रीज हुआ है, तो आईसी इंक्रीज होने की वजह से पावर डिसिपेशन हुआ।
पावर डिसिपेशन की वजह से जंक्शन का टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो आईसीबीओ है, आईसीबीओ फर्दर इंक्रीजेस, ठीक है। आईसीबीओ फिर से इंक्रीज होगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से फिर से आईसी इंक्रीज होगा। आईसी इंक्रीज होने से फिर से जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये एक पूरा साइकिल बन जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मल रनअवे। आईसीबीओ बेटा बताया था, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या करण? ये जो पूरा साइकिल क्रिएट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रनअवे, ठीक है। क्योंकि एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, इसको रोकना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जो इंक्रीमेंट का इफेक्ट है उसका रिजल्ट भी क्या मिल के आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो वो साइक्लिकली बढ़ता चला जा रहा है, थर्मल रनअवे बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी वजह से होगा क्या, टेम्परेचर आउट ऑफ द लिमिट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक पॉइंट पे जाके ट्रांजिस्टर हमारा बर्न हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, थर्मल रनअवे किस तरह से काम करता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आईसीबीओ बढ़ा, आईसीबीओ बढ़ने की वजह से आईसी इंक्रीज हुआ, क्योंकि आईसी डिपेंड करता है आईसीबीओ पे, ठीक है। अल्टीमेटली होगा क्या, आईसी के बढ़ने से पावर डिसिपेशन बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। इसकी वजह से जो जंक्शन है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा वापस से पावर डिसिपेशन की वजह से, उसकी वजह से आईसीबीओ और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली होगा क्या, ये रिजल्ट अपने आप को ही रिपीट करता रहेगा और ये थर्मल रनअवे की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ट्रांजिस्टर अल्टीमेटली जल जाएगा, ठीक। इस थर्मल रनअवे को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसकी जो रेमेडी है वो देख लेते हैं क्या है। रेमेडी इसकी क्या है, इसकी रेमेडी ये है कि आईसी दो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पे, बीटा आईबी और आईसीबीओ, ठीक है। तो आईबी को इस पे आईबी की वैल्यू घटती जाए, ठीक है। तो आईबी को कंट्रोल करके इसको रोका जाता है, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक, मुझे लगा पता नहीं कहीं आवाज बंद तो नहीं होगी, कमेंट आने बंद हो जाते हैं ना तो लगता है। चलो, इसकी रेमेडी है कि आईबी को इस तरह से डिजाइन किया जाए, आईबी इज मेड टू डिक्लाइन with increase in temperature, ठीक है। यूजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, बायसिंग, यूजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। सो दिस वे overall IC is made to be constant with respect to temperature, ठीक है। एक फैक्टर जो है वो बढ़ेगा और एक फैक्टर घटेगा, तो आईसी का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्मल रनअवे आपको समझ में आ गया। अब इन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए एक फैक्टर आता है, स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। ये तो हमने क्वालिटेटिवली केवल बात कर ली इसके बारे में,
थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली भी समझना जरूरी है। तो मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक फैक्टर इसके लिए नाम दिया गया है, वो है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जिससे हम उसको मैथमेटिकली मेजर कर सकें कि एक्चुअल में हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो कितना स्टेबल है। उसके लिए फैक्टर है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन देख लो क्या है। इसकी डेफिनेशन है सिंपल, एस इक्वल टू डी आई सी अपॉन डी आई सी बी ओ। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली तो हमने ऐसे लिख दिया, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है ना, डेरिवेटिव। ये हम लोग पिछले सेमेस्टर से इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, डेरिवेटिव क्या होता है, एक्चुअल मतलब क्या है डेरिवेटिव का फिजिकली, है ना। बहुत इसको हमने क्लास में दोहराया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ आई सी with respect to change in ICBO। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है ना। रेट जहां पे भी वर्ड आ गया उसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव लेना। एंड रेट विद रेस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में हम रेट को देख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? आईसी। ठीक है, स्क्रीन बार बार फ्लक्चुएट कर रही है क्या? क्योंकि मैं जिस डिवाइस पे देख रहा हूँ उस पर बार बार स्क्रीन आ जा रही है। ऐसा आपके में भी हो रहा है क्या? अच्छा, तो मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं रीजॉइन करता हूँ क्लास को, ठीक है। आवाज आ रही है?
है। और स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिख रही है या नहीं? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया, 1 मिनट रुक जाओ जरा। अभी आ रही है ना? ये दूसरे फोन से आ रही है, तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा सा थोड़ा सही कर लूँ जरा चीज़ों को, फिर स्टार्ट करते हैं। बेटा बहुत दिक्कत कर रहा है आदमी। अरे लड़ाई मत करो भाई यहाँ पे। लड़ाई नहीं आपस में। मैं भी चैट ऑफ कर दूंगा आप लोगों की, अगर इस तरह की बातें करोगे तो। ठीक है। मैंने एक बार आपसे डांटा भी था कि किसी के नाम का कोई मजाक नहीं बनाएगा। नाम उसका इसलिए मैंने चेंज करवाया था क्योंकि दो लोगों का सेम नाम है, ठीक है। इसलिए फादर्स ने मैंने ऐड कराया था नाम में। नाम को लेके कोई मजाक नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। तो हो रही है। ठीक है।
आवाज में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है ना अब? ठीक है, चलो। बहुत अच्छा, कोई भागा नहीं, मुझे लगा सब लोग भाग गए होंगे। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, इसको भूल जाओ कि बीच में कोई डिस्टरबेंस आया था। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक? इसको दिमाग से निकाल दो और क्लास पे फोकस। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? स्टेबिलिटी फैक्टर की बात कर रहे थे। हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक, स्टेबिलिटी फैक्टर डिफाइन कैसे है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू आईसीबीओ। ठीक, तो अब हम लोगों ने अलग अलग बायसिंग कल पढ़ी थी। ठीक है ना, उनमें से जो दो दो बायसिंग हमने पढ़ी थी, उन दोनों के लिए हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर को निकाल के देखेंगे। पहली जो बायसिंग हमने पढ़ी थी वो क्या थी? फिक्स्ड बायस था शायद, मेरे ख्याल से फिक्स्ड बायस ही पढ़ा था ना? फिक्स्ड बायस ही था। तो फिक्स्ड बायस के लिए आईसी की वैल्यू क्या थी? आईसी इक्वल टू बीटा आई बी। तो ये तो रेगुलर फंक्शन है हमारा, बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। ये तो हमेशा ट्रू है। आई बी की वैल्यू हमने पर्टिकुलर एक निकाली थी जो कि फिक्स्ड बायस की वजह से आई थी। ठीक है, आई बी की वैल्यू क्या आई थी फिक्स्ड बायस के लिए? आई बी इक्वल टू आया था, ध्यान करो कल का, सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी, यही आया था। ठीक है, वी बी ई का वैल्यू बहुत स्मॉल था, 0.7। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसको मान के चलते हैं वी सी सी ओवर आर बी। ठीक, तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या बन जाएगा? आई इक्वल्स टू बीटा वी सी सी ओवर आर बी। अगर बी को रखेंगे साथ में तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो भी कांस्टेंट ही एक तरह का 0.7। ठीक है, प्लस बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें आई सी सॉरी डी आई सी ओवर डी आई सी बी, इसका वैल्यू हमको मिल जाता है, ये लेफ्ट वाला साइड जीरो हो गया, प्लस में क्या मिला? बीटा प्लस वन। आईसीबीओ से आईसीबीओ यहाँ चला गया डेरिवेटिव में। ठीक है, तो ये हमको मिल गया डेरिवेटिव डी आई सी ओवर डी आई सी बी ओ इक्वल टू स्टेबिलिटी फैक्टर एस इक्वल टू बीटा प्लस वन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पे बीटा पे डिपेंड कर रहा है। हायर द बीटा हायर द स्टेबिलिटी फैक्टर, है ना? जितना हाई आपका बीटा होगा ट्रांजिस्टर का, ठीक है, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर भी हाई होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर हाई होने का मतलब क्या है? हाई स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या है? वेरिएशन ज्यादा हो रहा है। ये क्या है? ये बैड है हमारे लिए, जितना ज्यादा होगा उतना बुरा होगा, क्योंकि आईसीबीओ चेंज होने के साथ साथ आईसी ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, हाई स्टेबिलिटी फैक्टर का यही मतलब हुआ ना कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसका मतलब है कि वेरिएशन आईसी के अंदर ज्यादा आ रहा है। स्टेबिलिटी फैक्टर जितना स्मॉल होगा वही हमारे लिए अच्छा है। सो स्मॉलर स्टेबिलिटी फैक्टर इज कंसिडर्ड गुड। ठीक है ना? आईसीबीओ क्या है बेटा? पहली बार क्लास ले रहे हो क्या? आईसीबीओ बताया था ना, एक बार फिर देख लो चलो।
कोई बात नहीं, पूछा ही है तो रिवाइज करके आना जरूरी है। तीन टर्मिनल्स हैं आपके पास, सी, बी एंड ई। ठीक है, जब बोला गया आई सी बी ओ, ठीक है, इसका मतलब है करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। ये जो कलेक्टर टू बेस, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन के अक्रॉस जो करंट, व्हेन एमीटर इज ओपन। ठीक है, एमीटर का सर्किट यहाँ पे ब्रेक रहेगा, ये सर्किट यहाँ पे ओपन रहेगा। ठीक है, उस कंडीशन में कलेक्टर से बेस की तरफ जो करंट जा रही है उसका हम बोल देते हैं आईसीबीओ। ठीक है, ये हमने डिफाइन की थी फॉर कॉमन, है ना। और इसका रिलेशन क्या था आईसीईओ से? आईसीईओ इक्वल टू था बीटा प्लस वन आईसीबी, है ना। आईसीईओ कहाँ पे आता है? ये आता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, कलेक्टर टू एमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन, ये हो जाता है आईसीईओ। समझ में आया राहुल? ये एक तरह का माइनॉरिटी करंट है। माइनॉरिटी करंट आपको समझ में आएगा जब हमने ट्रांजिस्टर की पहली क्लास की थी, उसमें उसमें दो तरह की करंट थी, एक थी मेजॉरिटी करंट और एक थी माइनॉरिटी करंट। ठीक है, तो ये वही माइनॉरिटी करंट है, आईसीबीओ और आईसीईओ। ठीक, बीई सॉरी सीई और सीबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका डायरेक्शन, कि वो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। और ओ का मतलब है इसमें ओपन। ठीक है, तो जिस टर्मिनल का नाम नहीं है वो टर्मिनल क्या है? यहाँ पे ओपन है। ठीक है, चलो, अब कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, और जितना ज्यादा होगा उतना ही बुरा है। जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी है 1। ठीक, 1 से कम ये कभी भी नहीं मिलता है, ये इसकी स्मॉलेस्ट आइडियल वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमने देख लिया कि फिक्स बायस के लिए इसकी वैल्यू आ गई बीटा प्लस वन। ठीक, अगर बीटा की वैल्यू 50 है, बीटा की वैल्यू अगर 50 है तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना हो गया? 50 प्लस 1 51 हो गया, है ना। तो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है ये, 1 से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा हो गई 51, है ना। काफी बैड बोला जाएगा इसको। ठीक, तो हम लोग अपना सेकंड वाला देखते हैं जो हमने पढ़ा था। सेकंड वाला क्या पढ़ा था? वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसके लिए निकालेंगे हम लोग, कितनी आई थी हमारी स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं इसके लिए। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वापस से उसी इक्वेशन से। इसके लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसका जो इक्वेशन था इतना सिंपल नहीं था, फिक्स बायस जैसा, है ना। तो इसके लिए थोड़े से मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे हमें इक्वेशन में। सबसे पहले बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस वन आई सी बी यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे हम आईसी से। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आईसी। ठीक है, क्यों करेंगे ये अभी दिख जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा? 1, है ना। और राइट साइड में देखो क्या मिलेगा? बीटा तो कांस्टेंट है, यहाँ पे मिल गया डी आई बी ओवर डी आई सी। ठीक है, प्लस बीटा प्लस वन भी कांस्टेंट है, यहाँ पे मिल गया डी आई सी बी ओ अपॉन डी आई सी। ठीक, इस पे ध्यान दो, ये क्या है एक्चुअली में? ये है 1/s, यही है ना। तो इसको हम लिख लेंगे इसी तरह से, बीटा
DIB ओवर DIC प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन में आ गया S। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा, S इक्वल टू बीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर का नया फॉर्मूला। ठीक है, ये केवल इसी बायसिंग के लिए वैलिड नहीं है, ये सारी बायसिंग के लिए वैलिड है। केवल मैनिपुलेशन हमने किया क्यों है, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप चाहो तो फिक्स बायस वाले की भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, इसमें आप DIB ओवर DIC करके देखना फिक्स बायस के लिए, तो वहां से आपको मिल जाएगा वापस से बीटा प्लस 1। ठीक है, हमें करना क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Fs, to find the value of S, we need to find DIB over DIC। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन को निकालना काफी आसान है, बदले किसके, DIC ओवर DICBO के, है ना। इस डेरिवेटिव को निकालना आसान है कंपेयर टू दिस वन। ठीक, इसीलिए हमने इसको इसकी टर्म्स में बनाया है, समझ आ गया। तो ये एक जनरल रिलेशन है, आप चाहो तो IB को डिफरेंशिएट करके IC के रेस्पेक्ट में फिक्स बायस के लिए भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग निकालेंगे अपने वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए। ठीक है, एक सेकंड ना। चलो तो वोल्टेज डिवाइडर बायस के केस में क्या मिला था हमें, जो हमारा आउटपुट साइड का हमने KVL जब लगाया था तो हमें मिला था VTH इक्वल टू RBTH और IBRTH प्लस VBE प्लस IERE, यही मिला था वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए। ठीक है, यही मिला था ना, ध्यान आ गया। ये मैंने किया क्या है, आउटपुट साइड में KVL लगाया है जस्ट। ठीक है, आप लोग वापस से देखना नोट्स को, यही था कल, मैं नोट्स में देख के ही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू IC। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे IB दिख रहा है ना, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए DIB ओवर DIC। ठीक, तो सीधी सी बात है कि हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू IC। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू IC। ठीक, क्या मिलेगा, इधर 0 मिल गया, इधर आ गया DIB ओवर DIC, मल्टीप्लीकेशन में आ गया RTH प्लस 0। ठीक, अच्छा IE की जगह पे क्या हो जाएगा, IE की जगह पे हो जाएगा IC प्लस IB, है ना। IE को मैंने लिख लिया IC IB। ठीक है, ये हुआ है IE की जगह पे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 0 इक्वल टू
DIB ओवर DIC RTH प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो DIC ओवर DIC ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस DIB ओवर DIC, ठीक है, बाहर क्या आ गया RE, ठीक है। तो यहाँ से पूरे में हमको क्या मिल जाएगा, DIB ओवर DIC अगर हमने कॉमन लिया तो हमें यहाँ मिलेगा क्या, माइनस का RE ओवर RTH प्लस RE, ठीक है, यही मिलेगा ना। पुट इट बैक इन जनरल रिलेशन ऑफ S, ठीक है। जनरल रिलेशन कौन रिलेशन, ठीक है, इसमें वापस से पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो S इक्वल टू बीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस बीटा DIB ओवर DIC है ये, ठीक है। तो DIC की वैल्यू हमें पुट करनी है केवल, इसमें क्या मिलेगा, बीटा प्लस 1, ठीक, नीचे देखो यहाँ पे 1 माइनस बीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस RE अपॉन RE प्लस RTH, ठीक है ना। तो S इक्वल टू बीटा प्लस 1 RE RTH ऊपर भी आ जाएगा ये नीचे मल्टीप्लाई होने के बाद, तो पहले इसको ऊपर लिख लिया, नीचे क्या बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, RE प्लस RTH, सर 1 प्लस DIB ओवर DIC RE कैसे आया बेटा, ऐसे आया ना, क्योंकि हमने IE को कन्वर्ट कर लिया था, IE इक्वल टू IC प्लस IB, ठीक, उसको हमने चेंज कर लिया IC और IB के अंदर, तो यहाँ से डेरिवेटिव दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, DIC ओवर DIC, ये 1 किसकी जगह पे आया है, 1 आया है DIC ओवर DIC की जगह पे, क्लियर हुआ वंशिका। वंशिका, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने ब्रेक किया है IE को, तो उसमें से एक टर्म बन जाएगा 1, हो गया होगा, ठीक है बेटा, ये किस तरह की लैंग्वेज है, इतना ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ना है, लिमिट में रहो थोड़ा सा, हाँ। थोड़ा हिसाब से, हाँ, क्योंकि हम जब तक फ्रेंडली हैं तभी तक हैं बेटा, फिर समझ लेना, दूसरा वर्जन उतना ही खराब है जितना अच्छा वाला वर्जन अच्छा है, इसलिए उस तरफ मत लेके जाओ हमें, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान रखो। अरे अभी बताया तो था बेटा, अभी बताया तो तुम शायद गायब हो गई।
हमने 3 बार तुम्हारा नाम लेके पूछा। घर में बेटा कितने कमरे हैं तुम्हारे? 5 कमरे हैं, तो कोई एक कमरा बंद करके बैठा करो ना पढ़ने के लिए। महफिल में क्यों बैठी हो? कुंडी लगा के बैठो कमरे की। हर चीज के लिए बहाना तुम लोगों के पास। हम भी बहाना बनाने लग जा रहे हैं, हमें पढ़ाना नहीं आता, ऑनलाइन क्लास में बंद कर दे रहे हैं क्लास। सबसे आसान हमारे लिए वही रहेगा। बैठो, अभी बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग में। चलो, ऊपर से मैंने आर ई कॉमन लिया है, ठीक। नीचे देखो, आर ई कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? बीटा प्लस वन। इन दो दो टर्म से मैंने आर ई कॉमन लिया तो क्या मिला? बीटा प्लस वन, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या आ जाएगा? आर टी एच ओवर आर ई। पूरे से बाहर क्या आ गया? आर ई। आर ई से आर ई कैंसिल, सो एस इक्वल टू बीटा प्लस वन, वन प्लस आर टी एच ओवर आर ई, ठीक। नीचे क्या है? बीटा प्लस वन प्लस में आर टी एच ओवर आर ई, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गया सबको? ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन बन सकती है, अगर आप ध्यान से देखो, कि अगर आर टी एच ओवर आर ई की वैल्यू 1 से बहुत कम हो जाए, ठीक है, मीन्स आर टी एच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर ई, आर टी एच इज लेस देन आर टी एच, वेरी वेरी लेस देन आर ई, ठीक है। होगा आर टी एच स्मॉलर देन वन, ठीक है। एच ओवर आर ई जो टर्म है इसको हम इग्नोर कर देंगे उस केस में, ठीक। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा? एस इक्वल टू बीटा प्लस वन, ऊपर क्या मिला? वन प्लस, इसको जीरो मान लिया, ठीक है। नीचे क्या हो गया? बीटा प्लस वन प्लस में जीरो। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली, यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा दिया, बीटा प्लस वन, ठीक है। सो एस इज अप्रोक्सीमेटली वन, ठीक है, फॉर वोल्टेज डिवाइडर बायस, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन है कि आर टी एच स्मॉल होना चाहिए काफी ज्यादा कंपेयर टू आर ई, ठीक है। उस केस में हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी देगा। मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी क्या है? जहां पे स्टेबिलिटी फैक्टर आपका 1 होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा सारा कुछ स्टेबिलिटी के बारे में। और इसके ऊपर आप लोग एक चीज देख लीजिए कि न्यूमेरिकल किस तरह का आ सकता है। तो मैं एक बुक में न्यूमेरिकल देख लेता हूँ कोई। एक सेकंड दो मुझे, हाँ। न्यूमेरिकल तो दिया ही नहीं है बुक में इसके ऊपर। चलो मैं कुछ बना लूंगा अपनी तरफ से, कल की क्लास में कर लेते हैं, ठीक। बनाने पड़ेंगे, बुक में दिए नहीं है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है।
कुछ भी नहीं करना है, केवल रेजिस्टेंस वगैरह की कुछ वैल्यू रखनी है, उसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, कल कर लेते हैं न्यूमेरिकल इसके, मैं एक आध बना लूंगा। चलो आगे एक दो चीज देख लेते हैं। जैसे करंट का तो गेन हमने निकाल लिया है पहले ही, करंट गेन हम लोग निकाल चुके। तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, है ना। उसके लिए करंट गेन की वैल्यू क्या क्या आई, अल्फा, बीटा और गामा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज गेन और पावर गेन कितना कितना रहेगा। तो पहले देखते हैं वोल्टेज गेन। लैपटॉप भी अभी रोना शुरू कर दिया। पेन का कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, सब कुछ लाल लाल रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वोल्टेज गेन, नहीं चेंज हो रहा है, लाल ही लाल रहेगा। चलो कोई बात नहीं। वोल्टेज गेन देख लेते हैं कैसा रहता है। ठीक, जब हम लोग इसमें कपलिंग करते हैं एसी सोर्स की, जिसका हमें एम्पलीफिकेशन करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज पहले बता देता हूँ उसके पहले मैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो सेटअप हमने बनाया है पूरा ट्रांजिस्टर का, अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, इसके अंदर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है हमने, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, और क्या पढ़ी है, बायसिंग पढ़ी है डीसी में। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा है, क्या था इसका काम था, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, जिस सिग्नल का हमें एम्पलीफिकेशन करना है, तो उसके लिए हमने एक एनवायरनमेंट तैयार किया था अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, वो चाहे कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे बायसिंग हो। बायसिंग का पर्पस क्या था, क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करना, है ना। हम लोग अपना सिग्नल कहाँ पे देंगे, आईबी में। ठीक, इस तरह से देखो, जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, ये माना हमारी वोल्टेज डिवाइडर बायस है। अरे यार, अब ये लैपटॉप भी अपने नखरे दिखा रहा है। पहले बना लिया यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक, ये हो गया वीसीसी। इधर का कौन सा करंट हो जाएगा, आईबी। ये हो जाएगा आईसी, कलेक्टर बेस एम। यह है आरसी, आर1, आर2, आरई। ठीक है, यहाँ पे लेना होता है आउटपुट, किसके अक्रॉस, एक लोड रेसिस्टेंस लगा के, आर एल, उसको ग्राउंड। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आर एल के अक्रॉस। ये जो इसके आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो हमारा क्या बन जाएगा, आउटपुट। ठीक है, इनपुट हम देते हैं आईबी पे। अभी हमने ये जो मैंने पूरा फिगर बनाया है, ये क्या है, ये एनवायरनमेंट है एक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। सिग्नल कौन सा रहेगा, एसी सिग्नल रहेगा हमारा। ये एसी सिग्नल को हम इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं, आईबी में। ठीक, और इसकी कपलिंग करने के लिए एक कैपेसिटर यूज करते हैं, एसी सिग्नल को कपल करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर। इसके बारे में हम कल वैसे बात करने वाले हैं। ठीक है, जब हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ेंगे, तो कल हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं लास्ट क्लास में, इस यूनिट की। ठीक है, फिलहाल रफली समझ लो थोड़ा सा। तो ये है इनपुट पार्ट और यहाँ पे है आउटपुट पार्ट।
ठीक है, आउटपुट मिलेगा RL पे और इनपुट हम दे रहे हैं IB की जगह पे। समझ आ गई ये बात? एम्पलीफिकेशन बेसिकली एक एक्सटर्नल सिग्नल का होता है जिसको हम इनपुट की जगह पे फीड कराते हैं। इनपुट कौन सा है? IB। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था इनपुट करंट कौन सा होता है? IB करंट। तो IB को वेरी करो, है ना? IB को वेरी कराएंगे तो क्या होगा देखो। क्लास में हो या सो गए सब लोग? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी तरह का। एक बारी मैं इसको बंद करके, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सही से। अब आ गया। ठीक है, तो एक पहले इसका प्लॉट बना के देखते हैं। प्लॉट से चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं इसकी आउटपुट। ठीक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अब तक याद हो चुकी होगी। इस तरह की है। ठीक है ना? ये बन गई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमने क्या देखा? हमने बनाया एक लोड लाइन हो गया। ठीक है, ये करंट कौन सा है? IC। और ये है IB का अलग अलग वैल्यू, IB1, IB3 इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एक मिलता है। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको क्या नाम दिया? ठीक, अब होगा क्या? हम इनपुट सिग्नल को IB की जगह पे, इनपुट सिग्नल देखो कहाँ पे जा रहा है। इस जो लेफ्ट वाला सर्किट बनाया है यहाँ, इनपुट सिग्नल कहाँ पे जा रहा है? IB में, है ना? बेस करंट है बेसिकली इनपुट सिग्नल। तो ये इनपुट सिग्नल जब वेरी करेगा इस तरह से, तो बेसिकली वेरी क्या करेगा? वेरी करेगा IB। ठीक है, इनपुट सिग्नल के वेरी करने के साथ साथ वेरी कौन करेगा? IB वेरी करेगा। ठीक है, जब ये इनपुट सिग्नल इंक्रीज करेगा ऊपर की तरफ, ठीक इस तरह से, तो ये IB इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। ठीक, और जब ये जीरो पे आएगा तो यहाँ पे एक्चुअली में जीरो क्या आया? IB। जीरो पे नहीं, मतलब जो हमने बायसिंग में जो वैल्यू दी थी वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो मीडियम वैल्यू है उसकी, ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू है बायसिंग वाली। ठीक, अगर मैंने इस एक्सिस पे प्लॉट किया IB को, ठीक है, तो IB का ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? ये है जो हमने बायस से दिया। ठीक, ये एक जो उसका कांस्टेंट वैल्यू है, ये कौन सा वाला वैल्यू है जो हमने उसको बायसिंग के थ्रू दिया था? इधर मैंने प्लॉट कर दिया टाइम। ठीक, ये जो बायसिंग वाला वैल्यू था उसके ऊपर एक मॉड्यूलेशन आ जाएगा इसके अंदर। मॉड्यूलेशन किसकी वजह से आएगा? इनपुट सिग्नल की वजह से। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा टिपिकल है समझना, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। चलो दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बायसिंग की। ठीक है, बायसिंग में हमने क्या किया था? IB का एक वैल्यू फिक्स कर दिया था। इस एक्सिस पे मैंने बना दिया टाइम, टाइम T। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था? IB का एक वैल्यू फिक्स किया था बायसिंग से, है ना? इस कैरेक्टरिस्टिक पे ये वाला जो एक लाइन है ये हमने फिक्स किया है। इस लाइन को हमने माना है IB का वैल्यू अपना, ये वाला जो लाइन है, Q पॉइंट वहीं पे तो डिफाइन होता है।
बोलो यस सर। ये जो IV3 यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। चलो, तो वो जो IB का एक कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने ये मान लिया, ठीक है। ये वैल्यू कौन सा है जो हमने बायसिंग से डिफाइन किया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये कांस्टेंट वैल्यू हमने IB का फिक्स कर दिया है। कोई भी कांस्टेंट लिख देते हैं इसको, कांस्टेंट, ठीक। अब हुआ क्या, जो इनपुट टर्मिनल है बेस का, उस पे हमने एक मॉड्यूलेशन दे दिया इनपुट सिग्नल का। इनपुट सिग्नल कैसा है, साइन वेव है, ठीक है। तो उस साइन वेव के अकॉर्डिंग ये IB वेरी करने लगेगा, उसका मीन वैल्यू यही रहेगा जो कांस्टेंट वैल्यू हमने उसको पहले से दे के रखा है, ये बायसिंग वाला। अगर ये बायसिंग वाला वैल्यू नहीं होता तो इनपुट के साथ में IB का वैल्यू क्या रहता, इस तरह से वेरी करता, जीरो एक्सिस पे ये 0 पॉइंट है, तो जीरो के साथ वेरी करता वो, मीन वैल्यू क्या होता, 0। अगर बायसिंग से हमने IB का कोई वैल्यू फिक्स नहीं किया होता तो इनपुट सिग्नल के साथ IB किस तरह वेरी करता, 0 के आसपास वेरी करता, मीन वैल्यू उसके लिए 0 होता, ठीक है। लेकिन IB का एक वैल्यू हमने पहले से फिक्स कर रखा है, वो है ये वाला, बायसिंग वाला। तो जो IB वेरी करेगा इनपुट सिग्नल के साथ, वो इस मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है, इसी मीन वैल्यू के आसपास वो वेरी करेगा। ये है इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो IB का वैल्यू ये कांस्टेंट ना रह के, ये जो कांस्टेंट वैल्यू था ये ना रह के इस तरह से चेंज होने लगेगा। IB का वैल्यू टाइम के साथ ये रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ठीक है। IB का वैल्यू अब ये कांस्टेंट लाइन नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझने लगो क्यू पॉइंट वेरी कर जाएगा, क्यू पॉइंट वेरी नहीं करेगा, क्योंकि क्यू पॉइंट डिफाइंड है DC वैल्यू से। DC वैल्यू अभी भी यही है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्यू पॉइंट डिफाइंड है IB की DC वैल्यू से, और ये आ गया DC वैल्यू के साथ एक रिपल आ गया। उस रिपल को आप DC वैल्यू से कंबाइन कर दोगे तो ये एक AC वैल्यू बनता है ना। समझ आ रहा है। क्यू पॉइंट डिफाइन हुआ है DC वैल्यू से, क्योंकि क्यू पॉइंट डिफाइन होता है बायसिंग से, और बायसिंग में सब कुछ DC है। जो अब तक हमने पढ़ा, हमने अभी तक AC तो कुछ पढ़ा नहीं ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में अभी तक जो भी कुछ हमने किया है वो कैसा था, DC, सब कुछ DC था, ठीक है। तो जो बायसिंग से क्यू पॉइंट डिफाइन हुआ है वो DC के लिए डिफाइन हुआ है, उसका AC से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्यू पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। उस क्यू पॉइंट के ऊपर एक रिपल वैल्यू आ गई, ठीक है, AC, ठीक। उस क्यू पॉइंट को मीन वैल्यू मान के अब ये देखो इंजेक्ट किस तरह से होगा इस पे। अगर इसको मैंने मान लिया टाइम एक्सेस, यहाँ पे एक मैंने माना टाइम एक्सेस T, ठीक। इसके साथ देखो IB अगर ऊपर नीचे चेंज होगा तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं कैसा पड़ेगा इस एक्सिस पे। ये वैल्यूज हो गई मैक्सिमम और मिनिमम IB की, ठीक है। इसका एक रिफ्लेक्शन बना लेते हैं हम IC एक्सिस पे, इस तरह से, ठीक है। और ये हो गई मीन वैल्यू। तो आउटपुट में हमें IC मिल जाएगी, यहाँ पे देखो IC का वैल्यू वेरी करने लगेगा इसके अकॉर्डिंग, करेगा ना। ये फिगर समझ में आया।
ये फर्स्ट वाले जो IB था बिना मॉड्यूलेशन के, उस समय पे IC का वैल्यू क्या था, ये कांस्टेंट मिडिल वाला, ठीक है, यही कांस्टेंट जो था, ये वैल्यू क्या था IC का। अब जब हमने IB को मॉड्यूलेशन दे दिया तो IB में मॉड्यूलेशन होने की वजह से हुआ क्या, IC में भी मॉड्यूलेशन आ गया, ये IC इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो जो हमारा इनपुट सिग्नल हमने IB पे दिया वो यहाँ आउटपुट IC पे रिफ्लेक्ट होगा, ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है, जो कि एम्पलीफाई होगा बेसिकली। इनपुट हमने दिया IB में इनपुट सिग्नल को, और जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर था उसी फैक्टर से हमारा इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा और कहाँ पे मिलेगा, IC पे। उस IC से जो हमारा आउटपुट सिग्नल आ रहा है उसको हम यहाँ लोड रेसिस्टेंस पे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। समझ आया? ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए चीजें काम किस तरह से कर रही हैं। कोई रेस्पॉन्स, कोई कमेंट, कुछ नहीं आ रहा है, क्या बात होगी? क्लियर हो गया? जो लोग क्लास में हैं, आधी क्लास जा चुकी है वैसे तो। प्रज्ञा, कीर्ति, वैशाली, समझ में आया आप लोगों को? शिवम समझ में आ गया? चलो अच्छा है। ठीक, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना, इनपुट से आउटपुट हमें किस तरह से मिल रहा है यहाँ पे। ये इनपुट था, इनपुट ने IB को वेरी किया और IB के वेरी होने की वजह से हमारा IC वेरी हुआ, ठीक है। और IC अपने आप से एम्पलीफाई होके जाता है। एम्पलीफाई किस तरह से हो रहा है, बीटा की वजह से, जो भी बीटा डिफाइन किया गया है, ठीक। चलो, तो वोल्टेज की बात कर रहे थे, है ना, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। वो हेडिंग कहाँ रह गया हमारा, वोल्टेज गेन। चलो, तो दो सर्किट्स हैं यहाँ पे, एक तो इनपुट साइड है, ये इनपुट साइड है, और ये आउटपुट साइड है, ठीक। करंट गेन क्या था बेसिकली, करंट गेन था बीटा इक्वल्स टू IC ओवर IB, ठीक है। तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन हो जाएगा, इसको नाम दे दिया कुछ AV, ठीक है। ये हो जाएगा V आउटपुट अपॉन V इनपुट, है ना, चाहे करंट गेन हो चाहे वोल्टेज गेन उसी तरह से निकल रहा है। ये हमारा आउटपुट करंट है और ये इनपुट करंट है, ठीक है। तो आउटपुट आउटपुट गेन भी इसी तरह से निकलेगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आउटपुट करंट V इक्वल्स टू IR, आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रिलेशन, कोई दिक्कत इसमें? V इक्वल्स टू IR किया है, आउटपुट करंट कौन सी है, IC, और इनपुट करंट कौन सी है, IB, ठीक है। अच्छा, R आउट क्या हो जाएगा, R आउट है यहाँ पे RC और RL पैरेलल में, है ना। इसको हमने कुछ नाम दे दिया एक अलग से, इन दोनों के पैरेलल को RAC, ठीक है। तो ये AV इक्वल्स टू हो जाएगा IC ओवर IB, RAC ओवर R इनपुट, ठीक है। तो AV इक्वल्स टू हो गया वोल्टेज गेन इक्वल्स टू बीटा RAC ओवर RIN, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज गेन, क्लियर?
आर ए सी कुछ नहीं है, ये क्या है, आर सी पैरेलल आर एल, केवल उसको नाम दे दिया है आर ए सी। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज गेन। अब देखो पावर गेन। पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई। बहुत बढ़िया प्रियांशु बेटा। तो ये हो गया वी आउटपुट, आई आउटपुट अपॉन वी इनपुट अपॉन आई इनपुट। ठीक है, तो आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट क्या है, बीटा, और वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या है, बीटा आर ए सी अपॉन आर एन। ठीक है, तो पावर गेन क्या हो गया, बीटा स्क्वायर आर ए सी अपॉन आर एन। ठीक, तो क्लियर हो गई चीजें यहां से सारी। करंट गेन केवल किस पे डिपेंड करता है, करंट गेन डिपेंड्स ओनली ऑन बीटा। बीटा को कौन डिफाइन करता है, मैन्युफैक्चरर। है ना, जिस कंपनी से बन के आ रहा है ट्रांजिस्टर, वो कंपनी बीटा को डिफाइन करके देती है कि आपके ट्रांजिस्टर का बीटा ये रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज गेन डिपेंड्स ऑन बीटा एंड आर ए सी अपॉन आर एन। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा हमारा वोल्टेज गेन होगा। हायर द आउटपुट रेजिस्टेंस, हायर द गेन। ठीक, थर्ड हो गया पावर गेन। पावर गेन बीटा स्क्वायर पे डिपेंड करता है। बीटा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो पावर गेन बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए पावर गेन सबसे ज्यादा कौन से के लिए है, कॉमन एमीटर के लिए, क्योंकि कॉमन एमीटर के लिए वोल्टेज और करंट दोनों के गेन ज्यादा हैं। ठीक है, कॉमन कलेक्टर का गेन वोल्टेज के केस में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, उसके कम होने की वजह हमने बताई थी, आउटपुट रेजिस्टेंस। उस टेबल को आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी। अब ये सारे गेन्स वगैरह जो हैं, ये जो रिलेशन है आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस, ये सारे रिलेशंस आपको क्लियर तब होंगे जाके जब आप उस टेबल को एक बार बैठना, ठीक है, और ये सारी चीजें स्टडी करना कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जो टेबल मैंने आपको परसों बनवाई थी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा बीटा स्क्वायर पे और आर ए सी अपॉन आर एन पे। ठीक, ये आपकी सारी बातें खत्म हो गई ट्रांजिस्टर की। केवल एक टॉपिक बचता है आपका, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, उसको हम लोग कल खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज का काम है आप लोगों का कि आज आप जाना उस टेबल को खोल के देखना। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस, उसमें सारा कुछ लिखवाया था ना, कौन से ट्रांजिस्टर के लिए क्या ज्यादा होता है क्या कम होता है, ट्रांजिस्टर नहीं सॉरी कन्फिग्रेशन, कौन से कन्फिग्रेशन के लिए क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है क्या चीज मीडियम है। ठीक है, उसको इन सब चीजों से रिलेट करने का ट्राई करना। ठीक, फिर देखना आपको चीजें कितनी समझ में आई हैं कितनी नहीं। ठीक है, और इस फिगर को अच्छे से समझने का ट्राई करना। नहीं समझ में आता है तो कल मुझसे दोबारा पूछना, ये वाला फिगर। ठीक है, एमसीक्यू कराएंगे ना, एमसीक्यू चिंता हम पे छोड़ दो, एमसीक्यू की टेंशन आप लोग मत लो। एमसीक्यू जितने आपको करा दिए जाएंगे उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक, सारे जितने भी यूनिट्स हो चुके हैं उनके भी करा देंगे और जो अभी चल रहे हैं उसके भी करा देंगे। इसके एमसीक्यू करेंगे हम लोग परसों।
ठीक है, चलो, गुड नाइट। मिड टर्म बेटा होंगे, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा अलग कमरे में पढ़ा करो वंशिका। मिड टर्म बेटा होंगे, हिंदी में बेटा ट्राई करेंगे, अगर टाइम मिलता है तो बना देंगे, वैसे तो दिन भर निकल जाता है ना बेटा ये बनाने में एमसीक्यू, तो कन्वर्ट करने के लिए और टाइम चाहिए उसको। मैं अल्टीमेटली आपको दे दूंगा हिंदी में भी, उसकी चिंता मत करो, लेकिन परसों का प्रॉमिस नहीं करता मैं हिंदी का। मिड टर्म एमसीक्यू भी होगा और थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी होगा, उसी स्टाइल में होगा जैसे आप लोगों ने अब तक टेस्ट दिए हैं, है ना। उसमें एमसीक्यू का मैं थोड़े मार्क्स ज्यादा रख दूंगा, बस इतना रहेगा। अभी तक एमसीक्यू के मार्क्स थोड़े कम थे, अब की बार मैं एमसीक्यू के मार्क्स बढ़ा दूंगा, लेकिन मिड टर्म वाला पेपर बहुत आसान देंगे, ठीक, क्योंकि उससे आपके मार्क्स चढ़ने हैं, इसलिए उसको एकदम आसान रखेंगे। एमसीक्यू मिड टर्म वाले में हिंदी में भी दे देंगे, और बताओ, और कोई डिमांड हो तो। और माही जैसे जो लोग हैं जो क्लास में नहीं आते, उनको मिड टर्म में बैठने नहीं देंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे क्लास में दिखने चाहिए सब लोग, वरना मैं अगली बार बैठने नहीं दूंगा, समझ लेना। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बेटा जो ऑनलाइन क्लास हो गई, वरना मैं नहीं बैठने देता एग्जाम में, समझ लेना। नेक्स्ट सेमेस्टर से मुझे सब लोग क्लास में चाहिए, वरना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। फिर फिजिक्स की भी पढ़ते फिरना बाहर ही।